अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मौशी तरक्की के दावे कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मैशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज हैं उन पर शदीद तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि मौशी पॉलिसीज खतरनाक करार दे रही है अपोजिशन। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बजट भी आने वाला है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मुसलसल ये दावा कर रही है कि बजट आवाम दोस्त होगा, इसमें खासकर जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दिया जाएगा, आवाम के लिए रिलीफ होगा। लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये बजट जो है वो आवाम दुश्मन बजट होगा, हम बजट पास नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन के अहम रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ये कहा कि हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि ये बजट पास ना हो सके। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर बात की और ये कहा कि बजट को कम आमदनी वाले तबके और तनख्वाहदार तबके के लिए खतरनाक करार दिया गया। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या हुकूमत की मौशी पॉलिसीज वाकई खतरनाक है और अपोजिशन क्यों समझती है कि ये बजट जो है वो अवाम दुश्मन बजट होगा? इस पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन की लड़ाई है, खासकर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई काफी दूर तक चली गई है। बहुत दिनों बाद आज हमने देखा कि फजलुर रहमान साहब ने भी बात की और उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी के फैसलों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। अब ये सूरत हाल आगे कहां जाएगी, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने बाकायदा तौर पर अब अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो अपोजिशन क्या हुकूमत के लिए अभी भी खतरा है? क्योंकि बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बड़ी हमें कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने भी जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे तो अब अपोजिशन पर तरस आता है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये नहीं बल्कि अगले जो 5 साल हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट के होंगे। तो हुकूमत का ये जो एतमाद है क्या दुरुस्त है? सारे मामला पर तफसील से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमें प्रोग्राम में जो, लेकिन एहतशाम साहब आगाज आपसे ही कर लेते हैं। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है? एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो मुसलसल मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, जाहिर है जिस तरह से मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं, मैशत के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात कर लें, फिर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बजट में रिलीफ देंगे आवाम को। अपोजिशन को क्यों लगता है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं होगा और ये कहा जा रहा है कि हम हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बजट पास ना होने दिया जाए? पहली तो बात यह है कि सोनिया के जो लोग हुकूमत में होते हैं उनका रवैया कुछ और होता है, अपोजिशन में जो लोग होते हैं उनका रवैया कुछ और होता है। आप पूरी दुनिया की सियासत को ले लें कि जो भी बरसद इक़्तिदार हुकूमत होती है उसके ओपोनेंट्स ये कह रहे होते हैं कि हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। इवन आप देख लें अमेरिका में भी ये बहस हो रही है, ट्रंप के जाने के बाद कितना बेड़ा गर्क कर चले गए, बाइडन को क्या कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी पाकिस्तान में आप देख लें, जब से हम सियासत को देख रहे हैं यही हो रहा है कि हर हुकूमत जो है ना वो कुछ दावे करती है, अपोजिशन कहती है आपने कुछ भी नहीं किया। इसकी बेहतर मिसाल तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने जब वो सड़क पर निकल आए थे और उन्होंने रास्ता सड़कों पे आने का तय कर लिया था वोट को जिद देने वाला, तो वो मुसलसल एक बात कहते थे कि जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, अपनी हुकूमत, सॉरी उनकी अपनी हुकूमत थी, अब क्योंकि उनको हटा दिया गया था और मिफ्ता इस्माइल साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, शायद खकान अब्बासी जो हैं वो वज़ीर आज़म थे। तो नवाज शरीफ साहब मुसलसल कहते थे जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुझे हटाने के बाद हर चीज़ तबाह कर दी गई है, इकनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई हैं। फिर एक दिन ऐसा आया कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने लीडर को कंट्राडिक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसी भी बात कोई नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, स्टॉक मीटर सही काम कर रही है, मार्केट डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बेहतर है। तो अपने लीडर को खुद ही उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो अब सूरत हाल इस वक्त यह है, पहली बात तो मेरा ख्याल है जिस पे दो राय नहीं है कि सब लोग इस बात को तो मान रहे हैं कि 3% ग्रोथ रेट तो तकरीबन सभी मान रहे थे, 2.5% की बात, 2.25% की बात वर्ल्ड बैंक IMF कर रहे थे, फिर फाइनल फिगर जो आ रहा था सामने के 3% तक होगी। अब आखिरी 2 महीनों में काया पलटी है सोनिया, आखिरी 2 महीनों में, और ये हुआ मार्च और अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आप देख लें 18 से 20% हमारा रेवेन्यू बढ़ा, फिर जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, कुछ तकरीबन 10-11% बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स ठीक है अभी भी बहुत ज़्यादा कम होने की ज़रूरत है। ऑल टाइम हाई हमारी रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, $2.8 बिलियन की
बिल्कुल। एक महीने में पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, रिकॉर्ड। इसी तरह से रिकॉर्ड जो है ना वो रेमिटेंसी 26 बिलियन डॉलर की जो है ना वो इस लिहाज से, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तकरीबन 9% तक ग्रो की है। एग्रीकल्चर 2.5%, कुछ लोग कहते हैं 2.25% जो उनकी ग्रोथ हुई है, तो उस लिहाज से एग्रीगेट जो निकलता है वो तकरीबन 4% का, लोग सारे उसको मान भी रहे हैं। हुकूमत जो अपोजिशन के लोग हैं, जाहिर है उन्हें तो लगता है कि जी अगर हम मईशत को बेहतर कहेंगे, सबकी अच्छी कहेंगे, तो जाहिर है हमारी तो कोई जगह नहीं रहेगी, लिहाजा वो मुखालफत करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस बात में भी वजन है कि अगर तो मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है तो अवाम जो है वो इन मईशत के अदादो शुमार से अवाम को तो कोई लेना देना, आपका बड़ा सही सवाल है एहतशाम साहब। उनको तो जाहिर दिलचस्पी है तो इन इंडिकेटर्स के साथ है कि महंगाई कम हो, जो आम जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं उनमें कमी है, तब उनको लगेगा कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई और हुकूमत कामयाब हो गई है। सोनिया देखें, इस हवाले से जो हुकूमत के अपने दावे थे ना, वो दावे भी उनके लिए एक मुसीबत बन रहे हैं। अब ये कहना कि जी हम 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख हम घर बना के देंगे, जाहिर है एकदम तो घर नहीं बन जाएंगे ना, इसमें वक्त लगेगा। अभी तो इफ्तिताह कर रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल कर लेना। महंगाई के मामले में आप प्राइम मिनिस्टर की बात सुन ले, वो कहते हैं मुझे रात को अगर नींद नहीं आती इस वजह से नहीं आती कि महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। लेकिन ये कहना काफी नहीं है सोनिया, बिल्कुल, हाँ। इसके लिए प्रैक्टिकल इक़दाम उठाने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, रोज बार बार, और ये बात हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर ये शौकत तरीन साहब भी कर रहे हैं कि जी मिडल मैन जो है ना, असल बंदा मिडल मैन है जो 400 से 500% फायदा उठाता है, मुनाफा लेता है, और किसान की प्रोड्यूस जो है ना उसको 10% 15% से ज्यादा उसको मुनाफा नहीं मिल रहा होता। हाँ। उसको नेक्सस को हमने ब्रेक करना है। वो ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? एक जमाने में प्राइस कमेटियां होती थी, एक मैजिस्ट्रेट हुआ करता था जो कंट्रोल किया करता था, डिप्टी कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन बड़ा मजबूत था, महंगाई होती थी, वो सब दुकानदारों को इलाके के बुला लेते थे। क्यों ऐसा हो रहा है? अब फ्री फॉर ऑल हो गया। अब ओवर द ये चीजें जिस तरीके से गई हैं पूरी दुनिया में, ये खैर ट्रेंड है। एक मईशत के बारे में लोग कहते हैं कि जी जब आप तिजारत कर रहे होते हैं तो तिजारत में आप किसी को ये कह कर नहीं रोक सकते कि आपका कोई सेट प्रॉफिट है। हाँ। आज हमारे पढ़े लिखे तो अब छोड़ें, बड़े जो नेक लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जी अल्लाह ने कहा और रसूल ने कहा है कि जी प्रॉफिट जो है ना उसकी लिमिट है, जो कि गलत बात है। अब बात ये कि हुकूमत का यहाँ पे फर्ज बनता है कि जी किसी तरीके से मुनव्वर करें, इनको बिठाएं और देखें, चेक करें कि जी कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कुछ देख, बजाय इसके कि सारा दिन बैठ के टीवी पे एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग की जाए। तो ये बेहतरीन तरीका ये है कि देखें कि अब 2 साल रहेंगे, ठीक है, 2 साल में बड़े प्रोजेक्ट कह रहे हैं, बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि जी 10 डैम बनाने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन 2 सालों में सोनिया, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हुकूमत की बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर हुकूमत ये महंगाई को काबू नहीं रखती है, 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1.25 करोड़ की बात हो रही है बेरोजगारी की, वो 2 करोड़ का फिगर लेके जा रहे हैं कि जी गुर्बत की निचली सतह पे चलेंगे, मुश्किल हो जाएगा, फिर हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप वक्त पे फैसले करके इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें ताकि 2023 में आप वो फीता कटिंग की जो बात होती है आप लोगों को बता सके हमने ये प्रोजेक्ट किए थे, मुकम्मल किए। अच्छा एहतशाम साहब, एक बात जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आने वाला जो बजट है इसमें आवाम को रिलीफ देंगे, आपको लगता है कि मुमकिन हो सकेगा जिस तरीके से मुसलसल महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ IMF के साथ जो डील हुई है, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखें, IMF की जो सख्त शराइत मानी गई हैं सोनिया, एक बात पे जो असद उमर साहब को लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, शायद बड़ी हद तक सही बनाते हैं कि उन्होंने 10 महीने ले लिए ये फैसला करने में कि हमें IMF के पास जाना है। जबकि आपको याद होगा PMLN की गवर्नमेंट थी, मिफ्ता इस्माइल साहब रोड मैप बना के चले गए थे एज फाइनेंस मिनिस्टर के हमें 2018 में IMF के पास जाना ही जाना है, ठीक है ना। वो खुद अपनी हुकूमत में रहते हुए कह गए थे। अब इन्होंने कोई जिसको कहते हैं मुतबादल तजवीज़ नहीं आई, ठीक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर गए 3 मुल्कों में, हमारे आर्मी चीफ गए को हमें डिफ़ॉल्ट से हम बच गए कि चाइना ने और UAE ने, सऊदी अरब ने बेल आउट किया, $6 बिलियन $6.5 बिलियन हमें मिला, वरना हमारे लिए मुश्किलात हो जानी थी। लेकिन प्रोसेस में फिर ये हुआ कि जब IMF के बाद 10 महीने के बाद गए तो उन्होंने अपनी शराइत और कड़ी कर दी, सख्त कर दी। अभी 2-3 चीज़ों पे जिस पे इन्होंने, आपने देखा कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने छूट दी है, कोई टैक्स नहीं है। रियल एस्टेट पे इन्होंने, आप देखें ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ के लोगों के पास पड़ा हुआ है जो रियल एस्टेट में, उनको उन्होंने छूट दी। जो आप देख लें रियल एस्टेट की वैल्यू नीचे गई हुई थी जिन प्लॉटों की और जिन जगहों की आसमान पे जा रही है, वो ठीक हुई, एक बिजनेस एक्टिविटी पैदा हुई, स्टॉक मार्केट ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। अब उस हवाले से देखा जाए तो
ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आईएमएफ के साथ जब आप बातचीत करेंगे, अभी तीसरी किस्त आपने लेनी है $500 मिलियन की, वो इतनी आसानी के साथ नहीं देंगे। वो जो कह रहे हैं कि जी आपने तय किया था कि सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे, हर जगहों पे सब्सिडीज़ जो है ना आपने कई जगहों से ख़त्म भी हुई है। जो फलाई अदारे हैं जिनके पास बहुत पैसा है उन पर उठाई गई है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये रेवेन्यू का टारगेट अब देखें, अगले साल का 5.6 ट्रिलियन रखने की बात कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन 4.9 ट्रिलियन के करीब तकरीबन हो जाता है, लेकिन अब आगे 5.6 ट्रिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। उस पे वो बड़ा सख्त स्टैंड लेंगे आईएमएफ वाले कि नहीं, अगर आप इसमें शॉर्टफॉल आती है तो आपके लिए मसाइल होंगे। लेकिन इसी तरह से एनर्जी सेक्टर पे वो बहुत सख्ती से कह रहे हैं कि आपने रिफॉर्म नहीं की, नतीजतन आज आपका 2300-2400 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट हो गया है, ठीक है ना। इस तरह गैस का 500 अरब रुपए का डेट हो गया। इस पे वो आसानी के साथ नहीं मानेंगे, लेकिन बड़े पुरुम्मीद है हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहते हैं मैं बात करूंगा और उम्मीद है कि हमारी बात मानी जाएगी। अब देखना ये है कि आने वाले बजट में ये इन तमाम मामलात को, खासकर आईएमएफ के साथ जो डील हुई है, इसको अगर देखा जाए तो क्या बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आपके वक्त का। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही है। वो कह रही है परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से वो दावा कर रहे हैं 4% पर आ गई है। फिर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी मुस्बत खबरें आ रही हैं। हुकूमत कह रही है कि बजट में हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अपोजिशन क्यों समझती है कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं होगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि जो मुआशी पॉलिसीज हैं वो आवाम के लिए खतरनाक हैं। आपको नहीं लगता कि अभी बजट जो है वो आ जाए, उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा कि बजट आवाम दोस्त है या नहीं? पहले ही अपोजिशन की जानिब से शोर मचाया जा रहा है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि बजट क्या होता है, बजट एक ऐसा मिजानिया होता है कि हमारी आमदन क्या होगी और खर्च क्या होगा कौमी तौर पे, और उसमें क्या क्या चीजें की जाएंगी। अगर तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ से आवाम की जिंदगी में बेहतर आए तो उसको ग्रोथ कहा जा सकता है, आसानी आए तो ग्रोथ कहा जा सकता है, रोजगार बढ़े तो ग्रोथ कहा जा सकता है। और अगर आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात आ जाए, महंगाई आ जाए, कर्ज बढ़ जाए, सर्कुलर डेट बढ़ जाए, हर तरफ से ये फिगर आपके सामने हो, और ये कोई एतराज हम नहीं कर रहे, ये जो गवर्नमेंट के इशारे हैं, यूं तो वैसे अक्सर गवर्नमेंटों के इशारे चैलेंज ही होते हैं, लेकिन इस वक्त तो जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जो लोग हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो इन फिगर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि ये फिगर दुरुस्त नहीं है। रही बात हम बजट को क्यों चैलेंज कर रहे हैं, बजट प्रपोजल तो सामने आ गई ना, गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम फलां काम करेंगे, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का बजट गवर्नमेंट लाना चाहती है और आईएमएफ की शराइत के मुताबिक लाना चाहती है, गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह, हमेशा इन्होंने दावे किए हैं और वो दावे पूरे नहीं हुए, उन दावों के बरअक्स काम किया और यू टर्न ले लिए। इसलिए अपोजिशन ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट के इरादे जाहिर हो रहे हैं, जो आदाब ये दे रहे हैं, वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। वो अभी तक इनके जो काम थे, जो इनके टैक्सेशन प्रोसेस है, जो इनकी इकोनॉमी का इशू है, वो अवामी नहीं है, ठीक है, तर्जुमानी नहीं करता। कायरा साहब, एक चीज जो आमतौर पे लोग बात कर रहे हैं और जिसपे मेरा ख्याल है बड़ी हद तक कंसेंसस भी है, चाहे तज्जियाकार हैं, चाहे इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी हैं, वो ये कहते हैं कि जब ओपोजिशन के लोग ये बात कहते हैं कि जी हम बजट पास नहीं करने देंगे, तो वो कहते हैं बड़ी हैरत की बात है। ओपोजिशन का काम होता है कि अपना कोई मुतबादल तजावीज़ दे के आए बजट के ऊपर। वो कहते हैं कि इस पे तो कोई तजवीज़ नहीं दी जा रही किसी तरफ से, ना ही कोई अपना बजट दिया जा रहा है, सिवाय जोर इस पे है कि जी बजट नहीं पास होना। वो कहते हैं जी ये क्या चीज़ शो करती है कि नॉन सीरियसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ ओपोजिशन। आप एग्री करते हैं कायरा साहब इससे? हम साहब, ये कोई एग्री करने वाली बात है जिससे एग्री किया जाए? अर्ज यह है कि अपोजिशन क्या कह रही है। अपोजिशन ये कह रही है कि आपका पिछले 2-3, अब तो चौथा बजट आ गया इनका, तीसरा तो पक्का है, इसके दरमियान भी कई बजट इन्होंने दिए हैं। तो ये जो बजट है, इन बजट से क्या अवामी जिंदगी का सामान पैदा हुआ तो नहीं नजर आया, और जो आदाब मुकर्रर करने की कोशिश की जा रही है, वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, उससे भी बेहतरी का कोई सामान नजर नहीं आता। प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट से भी
तो उसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि हम इस बजट को ब्लॉक करेंगे। रही बात अपनी मुतबादल तजावीज, तो दुनिया में किसी जगह अपोजिशन मुतबादल बजट नहीं दिया करती, वहां कट मोशंस देती है और कट मोशंस के जरिए वो बजट बैलेंस करके अपनी जो तजावीज होती है उसमें देती है, और वो जब उसका मरहला आएगा तो असल में कारी साहब माजरत के साथ इस पे मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है कि MQM वाले एक ज़माने में अपना मुतबादल बजट दिया करते थे, PTI भी कभी कभी दे दिया करती थी। अब वो रवाज खत्म हो रहा है क्योंकि बैठ के सारे लोग उस पर काम करते हैं, वो कर नहीं रहे। सर मेरी गुजारिश ये है कि सारी जमातें अपने अपना काम कर रही हैं, जमातें अपने अपने में जो इकोनॉमिक सेमिनार्स भी कर रही हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर रही हैं, उनके अपने पास जो लोग हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन हो रही है। लेकिन ये जो था ना, कुछ पॉलिटिकल गिमिकिंग होती है कि आपने एक बजट दे दिया, एक शैडो बजट दे दिया, फलां कर दिया। क्या कभी इंग्लैंड में कोई शैडो बजट आया? क्या जापान में आया? क्या नॉर्वे में आया? क्या अमेरिका में कोई बजट इस तरह होता है? तो आंसर इज नो। तो कुछ चीजें होती हैं जो गैलरी से प्ले करने के लिए होती हैं, लेकिन रियलिटी में जो बजट का चेक होता है, बजट के ऊपर जो इतराजात होते हैं, उसी में आप बजट को बैलेंस करने के लिए अपनी मुतबादल तजावीज दे रहे हैं। चलें, ये तो हो गया। कारी साहब एक बात जो मानने वाली है, आपकी पार्टी जो है ना वो जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि जी ये मुल्क में जब तक के सियासी इस्तेकाम नहीं आता, जब तक के हुकूमत और अपोजिशन नहीं बैठती, मामला ठीक नहीं होंगे। आपने बेशुमार दफ़ा आपकी लीडरशिप ने कहा कि मुल्क के मसाइल बैठ के हल करने चाहिए। इस हवाले से इसहाक डार साहब की पहली तजवीज़ आई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, उसमें आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था, PTI इसको बिल्कुल नहीं मान रही थी। अब ये नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मैं ओपोजिशन से बात करूंगा चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, यानी कंसेंसस हो जाए कि बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर हम बैठ के तय कर लें कि हमने क्या करना है। तो आपको लगता है कि ये कोई अच्छी शुरुआत है PTI में, अगरचे 3 साल हो गए? इत्शाम साहब, आप जानते हैं कि जो भी गुफ्तगू होनी है, जो भी किसी ने कोई मशावरत करनी है, वो वज़रा की, मुझे शौकत तरीन साहब का बहुत एहतराम है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, इज्जत है उनकी बड़ी, काबिल आदमी है। लेकिन वजीर आजम की अगर अपने तौर पे इनिशिएटिव ना हो और वजीर आजम और उनका जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो गाली गलोच कर रहा हो और वो लोगों को टांगने की बातें कर रहा हो और वजीर आजम किसी तरफ देखना पसंद ना करे और वो हेटेड एक बांटने की कोशिश कर रहे हो और वो अपना फाशिज्म पूरे जोर से खेल रहे हो, उस सूरत में अगर कोई वजीर इंडिविजुअली कोई बात करेगा तो उसकी बात में कितना दमखम होगा? कोई आप समझते हैं कि कोई वजीर इस कदर पावरफुल होगा कि वो इमरान खान साहब के को एक तरफ रखते हुए, उनके सारे रवैयों को एक तरफ रखते हुए वो अपोजिशन को कोई हाथ ऑफर करेगा और अपोजिशन उसको मान लेगी? वो कह साहब आपको वो कहते हैं हम दावत देते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें और चीजों पे बात करें, वो कहते हैं आते नहीं, और साथ वो कहते हैं कि जी इस पे नहीं आते, आके NRO की बात करते हमारे केसेस खत्म कर दें। कौन कहता है? ये इमरान खान साहब ओपनली कहते हैं, उनके बाकी साथी भी यही बात कहते हैं। इमरान खान साहब से पूछिए कि हजूरे वाला वो कौन सी मीटिंग थी जिसमें आपसे NRO मांगा गया? एक लफ्ज है जो उन्होंने रटा हुआ है, अब हमें समझ नहीं आ रही कि NRO किस किस को देना है उन्होंने। वो तो बहुत सारे NRO दे चुके। अर्ज ये है कि किसी मीटिंग में अपोजिशन ने किसी NRO का जिक्र नहीं किया, कोई रिलीफ, कोई रियायत नहीं मांगी। अपोजिशन से ये कहा गया, वो फेटफ की मिसाल देते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं गुजारिश कर, मैं उसी का जिक्र करने फेटफ का, और कहते हैं कि मैं उसी का जिक्र करने लगा हूँ इत्तिशाम साहब, उसी का जिक्र करने लगा हूँ सर। फेटफ के ऊपर जब कानून साजी हो रही थी तो फेटफ की भी रिक्वायरमेंट थी कि नैब कवानीन को ठीक किया जाए, हुकूमत की भी ये ख्वाहिश थी। उस वक्त आप रिकॉर्ड निकालें, एक है पॉलिटिकल गिमिकिंग, ठीक है उन्होंने इतना शोर कर लिया, मीडिया ने उनकी बात बाय कर ली और हर वक्त यही सवाल होता रहता है। जरा गौर करें, उस वक्त बाकायदा कहा गया कि जी हाँ नैब कवानीन को दुरुस्त होना चाहिए, उसमें गलतियां हैं उनको ठीक होना चाहिए, इसको बैलेंस होना चाहिए, इसकी प्रोसिक्यूशन को इम्पावर होना चाहिए। वो सारी बातें लेके जब अपोजिशन के साथ बैठे, अपोजिशन ने अपनी तजावीज दे दी। अपोजिशन ने तजावीज दे के ये तो नहीं कहा ना कि इनको मानो वरना हम नहीं मानते। यही होता है ना कि आप अपनी तजावीज देते हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन अपनी तजावीज देती है और उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आती है, कोई एमिकेबल किसी जगह बात होती है ना, बहुत सारी जमातें बैठ के डायलॉग करती हैं। तो वो कौन से कवानीन थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने ऑफर की,
हालांकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी की मीटिंग रेगुलरली होती रही और उसमें बहुत सारा काम, बहुत सारा पेशरफ्त हो चुकी। आज भी जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है या बातें चलती है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किसके साथ मिलकर कायर साहब माजत के साथ जो आप बात कर रहे हैं कि जी कहाँ है सबूत, इनकी हुकूमत के कई वज़रा कई दफ़ा ये मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं कि जी वो 30 पॉइंट जो अपोजिशन की तरफ से दिए गए थे कि जी पहले इन पे अमल दरामद किया जाए, वो कई दफ़ा छपे भी हैं कि जी नैब का ये होना चाहिए मामला, सियासी जमातों के साथ ये होना चाहिए और हवालों से, तो वो तो देते हैं, क्लेम करते हैं कि ये लेके आए थे। एक मिनट मुझे एक मिनट दीजिए। मैं वही गुजार, हमने 34 इश्यूज थे जो गवर्नमेंट की तरफ से आइडेंटिफाई हुए, उसमें 30 में अमेंडमेंट कहते हैं दी गई। वो 30 में से कोई 25 अमेंडमेंट्स तो ये ऑलरेडी एग्री करके मान चुके हैं। 20 तो वो हैं जो फेडरल के कानून के तहत उन्होंने खुद एग्री कर ली थी। ठीक, सवाल ये है कि अगर अपोजिशन एक बात कह रही है और हुकूमत कहती है कि ये बात, फर्ज करे, मिसाल दे रहा हूं, आप हुकूमत है, मैं अपोजिशन हूं, आप कहते हैं कि मैं प्रोसिक्यूशन को ये इख्तियार देता हूं, मैं कहता नहीं ये इख्तियार विड्रा कर ले, तो फिर ये होगा ना अल्टीमेटली कि उसके ऊपर कोई डिबेट होगी। अपोजिशन ने ये तो नहीं कहा ना कि हमारी बात मानो वरना हम नहीं चलते, ये तो कभी हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी तजवीज आई हो कि अच्छा जी इन्होंने तो ये कहा था हम नहीं मानते, हम अपने तौर पे सीरियस हैं और हम ये तजावीज लेके आए हैं, कोई ऐसी तजवीज आपके इल्म में हो? सही, ठीक है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी दूसरी तरफ सीरियस दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल का सिलसिला जारी रहेगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। ये एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, अब जरा आ जाते हैं ऑपोजिशन की सियासत पर। ऑपोजिशन कायरा साहब हुकूमत गिराने निकली थी या फिर हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ाने निकली थी? क्योंकि वजीर आजम हमने देखा कि बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ऑपोजिशन के सारे मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि ये नहीं, अगले 5 साल भी हमारे साथ में। वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो इस ऑपोजिशन की फिक्र पड़ गई है, मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। तो आपको भी लगता है कि इस टूटी फूटी ऑपोजिशन ने हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया? 2-3 बातें हैं जी। एक तो जो हुकूमत में होता है ना उसको सब तरफ फरार नजर आता है। मुज़फ्फरुल्लाह जमाली साहब की गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी सुबह, अच्छा, और उनको जाके लोगों ने बताया कि आपकी गवर्नमेंट जा रही है, उन्होंने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ, और सुबह वो वजीर आज़म नहीं थे। अच्छा, इसी तरह मोहतरमा की हुकूमत गई तो उसके साथ भी यही सूरत हाल कुछ हुई थी। एहतिशाम साहब इन बातों के ज्यादा गवाह हैं, ये कैपिटल में बैठ के ज्यादा तारीख में से गुजरते रहे। तो इमरान खान का भी कॉन्फिडेंस ऐसा ही है? तो खान साहब का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन गुजारिश ये है। कायरा साहब बीबी की हुकूमत के बारे में बड़ा मशहूर है ना, वो इधर सोहेल जर्नलिस्ट होते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने जाके बीबी को कहा था आपकी हुकूमत जा रही है, वो नहीं माने, वो कह रहे हैं कि लोगारी भाई तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो हो गया फिर उनके साथ। बस मेरे कहा ना जी के बंदे को गुमान कुछ और होता है, वो कुछ हो जाता है। तो खान साहब की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। दूसरी बात यह है, हाँ। मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत के जो बजट है या इनके जो आदाफ है या जो अवाम क्या इनसे खुश है, तो उसका जवाब मेरा तो ना में है। हो सकता है आपका तजुर्बा मुख्तलिफ हो, आपकी सर्वे में या आपकी राय में। मेरे तजुर्बे में या मेरी राय में तो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सख्त फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी में है कि इस हुकूमत ने उनकी जिंदगी अजाब कर दी है। रही बात अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिशन के तौर पे हमने पहला काम ये किया कि हमने हुकूमत को ऑफर किया कि हजूर वाला आप अपना एजेंडा आगे बढ़ाएं, आपने जो प्रॉमिसेस कौम से किए हैं वो लेके चले, हम आपके साथ हैं। उसके जवाब में हमें भले गालियां ही मिली। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हम आपके साथ हैं, उनके साथ भी वही सलूक किया गया। लेकिन उस 2-2.5 साल की स्ट्रगल के बाद जब फैसला हो गया कि ये हुकूमत इनकम्पिटेंट है लोगों को रिलीफ देने में, सिर्फ ये नहीं है कि नाकाम है, इनकम्पिटेंट है, तो उसके नतीजे में जिस तरह बुजदार हुकूमत है, जिस तरह KPK की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो उसके नतीजे में ये फैसला हुआ। अपोजिशन की जमातें पहले भी इकट्ठी होती थी, फिर एक मीटिंग हुई जिसमें PDM बनी। तो PDM इस हुकूमत को घर भेजने के लिए बनी थी। उसके कई मराहल आए, मैं उसमें ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, जलसे हुए, जुलूस हुए, ठीक, लेकिन उसमें मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी। एहतिशाम साहब, उन जमातों को इकट्ठा करके एक फोरम बनाया गया
और उसमें क्योंकि मजहबी जमातें भी थी, सियासी भी थी, इलाकाई भी थी, उन जमातों के अंदर इख्तलाफात बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जो कॉमनैलिटीज थी उसको लिख के उसके ऊपर दस्तखत कर लिए गए कि ये काम हम करेंगे, उसकी तरतीब भी लिख दी और ये भी तय कर लिया कि हम इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे, हम कसरत राय से नहीं। जमहूरियत में कसरत राय से फैसले भी होते हैं, जमहूरियत में 2/3 मेजोरिटी से फैसले भी होते हैं, और इत्तेफाक राय। एहतिशाम साहब आखिरी थोड़ा सा, प्लीज, ये बड़ा अहम इशू है। जी जी। तो इत्तेफाक राय का फैसला इसलिए रखा गया कि जमातों की नजरियाती असास में बहुत दूरियां थी, तो ये ना हो कि कसरत की बुनियाद पे किसी एक जमात का एक असूल मान लिया जाए लेकिन बाकी जमातें उसके साथ ना चल सके, इसलिए इत्तेफाक राय का फैसला। सही। अब हुआ ये कि हमने तो कोशिश की, हमारे साथियों ने जब जब हमारी बात मानी, वो बाय इलेक्शंस थे, वो सेनेट के इलेक्शंस थे, वो दूसरे इलेक्शन थे, तो हमने उस पर उनको सुरखरुई हुई, हम सुरखरू हुए, अपोजिशन मजबूत हुई, उनका तकाजा आ गया कि जी इस्तीफे दे। हमने कहा ये आखिरी आइटम हमने आपके कहने पर रखा था, लेकिन आप पहले अदम एतमाद करें पंजाब में। ठीक है, कहते थे जी वोट नहीं है, नंबर नहीं है पूरा, वो नंबर हमने बता दिया कि तरीन साहब वालों ने आके सामने कर दिया। उससे पहले हम कह रहे थे इनको कि नंबर मौजूद है, लेकिन एहतिशाम साहब आप जानते हैं मुस्लिम लीग को ये बात सूट नहीं कर रही थी, उनका इरादा इससे मुख्तलिफ था, और वो मरियम बीबी ने कहा कि हम चाहते हैं ये हुकूमत 5 साल चले। शायद खाकान साहब ने कहा कि हमने ट्वीट किया बकायदा कि हमने पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी पंजाब में हुकूमत बदलने की, हम जहांगीर तरीन ने भी कहा तो नहीं मानेंगे, राना तनवीर साहब ने कहा कि बुजदार हुकूमत हमें सूट करती है, हम क्यों बैठाएं। अभी परसों एक प्रोग्राम में उन्होंने यही बात कही। इससे पहले जुबैर उमर साहब ने कहा, उनकी जमात के दसियों लीडर ये बात कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहते, ये नाअहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, लिहाजा अपोजिशन की तरफ से जो ऑलिव ब्रांच है, जो सुख का सांस लेने की खबर है, या जो उनको वजीर आजम को ये एतमाद दिलाने की खबर है, भले वो आर्जी ये एतमाद है, अगले चंद दिनों में आप देख लेंगे, अभी इत्तेहादियों के फैसले आएंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने वो रोल अदा किया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से अब मेरा सवाल यह है कि हमें तो आपने नोटिस दे दिए, हमारा तो उस पर मैंने कहा साहब यही पूछना था, ये फजलुर रहमान साहब के बारे में मैंने पूछना था। आज उन्होंने अपना प्रेस टॉक किया, 2 नई बातें मेरे ख्याल में की हैं उन्होंने। एक तो खैर पुरानी है, वो उन्होंने जो आप पे इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा उन्होंने जो मेरा ख्याल है कि जो आपके हक में की, उन्होंने कहा है कि अगर हम इज्तिमाई इस्तीफे नहीं देते तो ये हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी। अब इस्तीफों की बात तो आप भी कह रहे हैं कि जी जो तय हुआ था कि जी सूबों पे जाते हैं, सूबों से शुरू करते हैं। इनडायरेक्टली तो मौलाना ये बात मान रहे हैं कि भी ठीक है पंजाब में इस्तीफा देने चाहिए, वहाँ नहीं दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना एक वक्त में 2 डिफरेंट बातें कर रहे हैं, क्या मकसद है उनका? जी कायरा साहब सुन सकते हैं? ठीक है, कायरा साहब की तरफ। जी जी फैसला ये हुआ था जो लिखा हुआ है जी 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 देखिए, जो हमारा एक्शन पॉइंट्स है ना वो लिखे हुए हैं, सब नजर से गुजरे हुए, वो उसमें लिखा हुआ ये है कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इन द हाउस इनको टफ टाइम देंगे, असेंबलियों के बाहर टफ टाइम देंगे, इनके करप्शन के केसेस अदालतों में लेके जाएंगे, इनको चैलेंज करेंगे और इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और मुनासिब अगर जरूरत पड़ने पर इस्तीफे देने का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। हम कह रहे थे कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए आप पंजाब से शुरुआत करें। आज देखें ना, पंजाब में ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। करीम साहब वाला ग्रुप एक जगह 15-16 लोगों का ग्रुप एक और बना हुआ है। उसके अलावा भी मैं मुसद्दका बात कह रहा हूँ कि इनके लोग टूटे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिला, अवामी दबाव का सामना नहीं कर पा रहे। लेकिन ये मुस्लिम लीग वाले हमारे साथी इनको नहीं हटाना चाहते। इसी तरह अगर पंजाब गवर्नमेंट चली जाती तो फेडरल गवर्नमेंट चली जाती, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये तो सोचना होगा कि पीपल्स पार्टी तो आज भी उस बात के साथ खड़ी है। वो कौन सी जमात है जो कह रही है कि इनको 5 साल पूरे करने दो, अदम एतमाद ना लाओ। और हमने ये भी कहा था कि इस्तीफे दे दिए तो उन इस्तीफों के बाद कैसे होगा, क्या होगा अगला इलेक्शन, क्या अगला इलेक्शन इन रिफॉर्म्स के इलेक्शन लॉज के तहत होगा। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत तब्दील करे, जो कवानीन में तब्दीलियां लानी है वो लाए और उसके बाद नया इलेक्शन करे। आज जरा
ये सवाल के जरिए फिर रिपीट कर देता हूँ आज आपके सामने कि फर्ज करें इस्तीफे दे दिए जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, तो अगले 3 महीने में नया इलेक्शन होना, बल्कि 60 दिन में होना है, तो 60 दिन में नया इलेक्शन उसी पुराने लॉ के तहत होगा, तो फिर यही झंझट रहेगा, फिर क्या करेंगे? तो हमारा इंतजाम था कि पहले से हुकूमतों को चलता करते हैं, उसके बाद जो कानून में तरमीम करनी है वो करने के बाद ये असेंबली रिजॉल्व करके नया इलेक्शन कराया जा सकता है। वो हमारे साथी नहीं मान रहे और पीपल्स पार्टी के ऊपर एक यलगार हो गई है कि जी आपने वोट ले लिए 3 अक्टूबर से। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हम उन वोटों की बुनियाद पे नहीं जीते हैं, हमारे पास 26 वोट थे, आपके पास भी 26 वोट थे, उन 4 वोटों के बगैर भी हमारी अक्सरियत, क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो कहते हैं कि डील पीपल्स पार्टी ने कर ली है, और जो बात सारे करिए लेके बैठी कोई है खुली किताब की तरह। दसियों लोग कह रहे हैं कि वो हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, उनको किसी को एतराज नहीं। और इल्जाम और सोनिया कह रही है कि पीपल्स पार्टी पे लग रहा है कि जी कि डील इन्होंने कर ली है। चलिए कायरा साहब की तरफ वापस भी जाएं। जी डील हमारी हो गई है, हाँ। रिलीफ उनको मिल रहा है। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, कहा जा रहा है कि पीडीएम चले बनाई तो आपने अवामी मसाइल के लिए थी, लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं, तो ये तो आपसी इख्तलाफात का ही शिकार हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कर रहे हैं कि पहले 2 साल जो थे वो हमारे लिए मुश्किल थे, ऑपोजिशन का अगर पर्सनल इंटरेस्ट ना होता तो ऑपोजिशन अगर चाहती तो हमारी हुकूमत गिरा सकती थी। लेकिन कायरा साहब, अब जाहिर है जहां हुकूमत के हवाले से ऑपोजिशन बात करती है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, इनकॉम्पिटेंट है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही, वहां अवाम आपसे भी तो सवाल पूछेगी ना कि ऑपोजिशन ने इन 3 सालों में कौन से अवाम दुश्मन इकदामात को रुकवा दिया। हुकूमत तो जिस तरह से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आम इंतखाबात की तैयारियां और ये इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया है, तो फिर आप क्या बताएंगे अवाम को कि ऑपोजिशन ने इन 3 सालों में क्या किया अवाम के लिए? देखिए ना, पहले तो हम कह रहे थे कि ये हुकूमत गैर मकबूल है और ये आसानी से गिराई जा सकती है। अब तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद कह दिया ना, जिस तरह आप भी फरमा रही है, तो वज़ीर आज़म साहब ने हमारी हुकूमत आसानी से गिर सकती थी, तो किसने नहीं गिराई? यही तो मेरा सवाल है, यही तो मैं कौम के सामने रख रहा हूँ, यही तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने रख रहा हूँ कि इनकी लीडरों के बयान और वज़ीर आज़म साहब के बयान को सामने रख लीजिए, तो कौन हुकूमत नहीं गिरा रहा? हम तो आज भी गिराना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए, अवाम को कोई रिलीफ दिया जा सके, अवाम की जिंदगी में भी सुख आ सके, उनके लिए रोजगार के रास्ते खुल सके, अशियाए जरूरिया जो है वो सस्ती की जा सके। कौन है जो नहीं करने रहा? वो कह रहे हैं ना मिलके इस्तीफे देते हैं, हुकूमत कल के आज गिर जाएगी। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से हम कहते हैं ना मजमूई तौर पर इस्तीफे देंगे तो हुकूमत नहीं रहेगी। देने से अच्छा एक और सुने पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, कोई 8-9 महीने एहतिशाम साहब वो इस्तीफे जो थे वो मंजूर नहीं हुए थे। ठीक कह रहे हैं, तो हम सारे इस्तीफे दे देते हैं, ठीक, वो मंजूर नहीं होते। असेंबली में भी इस वक्त तक उनके साथियों की मेजॉरिटी है, सूबाई असेंबलियों में भी है, और लोग आसानी से इस्तीफे नहीं देना चाहते। लेकिन बहुत सारी जमातों के जो कह रही है इस्तीफे दे, उनके अपने लोग नहीं देंगे। लेकिन फर्ज करें जो अपोजिशन की जमातें इस्तीफे दे भी देती है, तब भी असेंबलियों में चेंज के उनकी मेजॉरिटी होगी, वो इस्तीफे कबूल नहीं करते, तो फिर क्या रख लेके चलेंगे? तो इसमें बंदूकें उठा के निकलेंगे। ठीक है कायरा साहब, इस हवाले से जो 10 महीने लेके बैठे रहे थे ना। चलें कायरा साहब, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो बाजार मुतमईन लग रहे हैं, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि पीएमएलएन जितने दावे कर रही थी, नवाज शरीफ साहब भी आजकल खामोश हैं, मरियम साहबा भी उस तरह के ट्वीट नहीं कर रही हैं जो इदारों के खिलाफ बात करती थी, वो भी दोनों बाप बेटी खामोश हैं। और फजलुर रहमान साहब भी आप देख लें, वो जब उन्होंने दावा बोला था कि जी जब उनको नैब पेशावर ने बुलाया था, उन्होंने कहा था जत्था लेके जाएंगे, नैब वालों ने नहीं बुलाया, उस वक्त से लेके अब तक वो भी खामोश हैं, इदारों की बात वो भी नहीं कर रहे। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने अपने अपने तौर पे, मैं डील का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, अपनी लिए कोई सहूलतें जो है ना वो उन्होंने ले ली हैं, लिहाजा वो 5 साल ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि इमरान खान साहब पूरे करें? वो एहतिशाम कुछ ज्यादा तो मेरा बोलना नहीं बनता, लेकिन एक शेर है कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात करनी, और पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं है।
सही। अच्छा कायरा साहब, आगे सारे बजट आने वाला है और ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने बजट के मामले पर भी नून लीग पर एतमाद करने से इनकार कर दिया और कहा है कि गुज़िश्ता बजट के मामले पर भी नून लीग ने हमें धोखा दिया था। तो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? बजट के मामले पर भी फिर साथ नहीं देंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ नहीं होंगे? आप जरा गौर कीजिए, मैं कह रहा हूँ मैं ज्यादा बातें ना आप उससे करवाए जा रहे हैं, आप जो मुझे मरवाना चाहते हैं इत्तेशाम साहब मेहरबानी करें। लेकिन बात यह है कि आप जरा गौर कीजिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी तो हमने अनकंडीशनल कर दी थी। पीपल्स पार्टी कंडीशंस के साथ करना चाहती थी, हम भी इनकारी नहीं थे लेकिन हम शराइत के साथ करना चाहते थे। अनकंडीशनल किन्होंने की, जिन्होंने चंद माह के बाद फिर उनके ऊपर एक जलगार कर दी। तो इस तरह की और बहुत सारी सूरत आपको आइंदा चंद दिनों में नजर आएगी। वो कहते हैं ना कि डील हमारी हो गई है, यानी कोई टफ टाइम नहीं मिलने वाला गवर्नमेंट को। डील हमारी हो गई है और उनको हाई कोर्ट वो रिलीफ दे रही है। हमारा बंदा 2 साल से जेल में है खुर्शीद शाह, आज भी उनका केस सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में भेज दिया गया है, सारे खानदान को अजाब में डाला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया है, ये रिलीफ दूसरे केसेस में प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। इस पे हम क्या करेंगे? तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, वो तो हार्डशिप केस में चला जाएगा। अब तो जमानत में हो ही जाएगी शाह साहब की, फिर भी डील हमारी हो गई ना। चलें, इसी नोट पे प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया। ठीक है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।